किसकी बनेगी सरकार, इस सवाल के जवाब के लिए 11 मार्च तक का करना होगा इंतजार। मगर इस सवाल के बीच बीजेपी कांग्रेस की अपनी अपनी सरकार बनाने के दावों का शोर है। पर इस शोर के बीच एक नई बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने दावा किया है सत्ता बनते ही वो अपने 2012 के अधूरे काम को पूरा करेगी, यानी 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। अगर बीजेपी के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति, आखिरकार सवाल यह खड़ा होता है कितना बड़ा मुद्दा है और क्यों। दिखाएंगे आपको इतिहास की कहानी, अब तक इस मुद्दे में क्या क्या हुआ है। साथ ही बात होगी उन आंकड़ों की भी जिसको लेकर बीजेपी कुछ परेशान हो रही है, कांग्रेस राहत की सांस ले रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार माजरा है क्या। दरअसल किस्सा बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कल तक जिन मतदान के आंकड़ों को लेकर दावे 70% के किए जा रहे थे, असल में वो आंकड़े 65% के आसपास जाकर ही पहुंच पाए। यानी 2012 के मुकाबले भी यहां मतदान कम हुआ। अब इसका क्या असर पड़ेगा नतीजों पर, आकलन पर भाजपा और कांग्रेस के, क्या है इसकी पूरी की पूरी थ्योरी। मगर उससे पहले बात लोकायुक्त की। मैं कहता हूं कि सरकार आते ही 100 दिन के अंदर सशक्त लोकायुक्त बनेगा। जो भी भ्रष्टाचार हुआ होगा अब तक, उन सबको लेते हुए और जो उसके अंतर्गत आएगा उसकी जांच और कार्रवाई और वो सजा पाएगा। पहले भी एक लोकायुक्त बना था जब हमारी सरकार थी, हम मुख्यमंत्री थे, और ऐसा लोकायुक्त था जिसमें कि मुख्यमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, अधिकारी भी सम्मिलित थे। कोई भी कुछ गुनहगार होगा तो सजा पाएगा। अच्छा बयान है। लोकायुक्त की नियुक्ति तो हम तुरंत करेंगे। सेलेक्ट कमेटी के बाद सर्च कमेटी में जिन लोगों पर गंभीर आरोप थे वो सर्च करने वाले थे। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में दिया था, जैसे उन्होंने यहाँ दिल्ली में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिया, उसी तरह से देंगे वो। जी हां, यहां सरकार बनाने का सपना देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सपना पूरा होते ही अपने एजेंडे साफ किए जा रहे हैं। दरअसल भाजपा का यह एजेंडा बहुत पुराना है, जिसको लेकर 2012 में याद होगा आपको कि सत्ता हासिल करने की कोशिश की गई थी। भले ही सत्ता हासिल नहीं हुई, लेकिन राजनीति के जानकारों ने इतना जरूर कहा कि परफॉर्मेंस बेहतर नहीं शानदार हुई। ऐसी स्थिति में भाजपा चाहती है कि जिस लोकायुक्त के मुद्दे पर कांग्रेस हर बार बैकफुट पर खड़ी दिखाई देती है, सत्ता बनते ही क्यों ना फ्रंट फुट पर आकर यहां सीधे तौर पर बाउंड्री लाइन के पार इस पूरी सियासी लड़ाई को पहुंचाया जाए और क्रेडिट फिर भाजपा के सर सज जाए। यह भविष्य की रणनीति है, लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं, पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए, जहां भाजपा नेता दावे कर रहे हैं 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति के, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा इतिहास भी आपको बताएंगे कि आखिरकार लोकायुक्त की लड़ाई में अब तक क्या क्या हुआ है और क्यों अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। देखिए, पहले भी एक लोकायुक्त बना था जब हमारी सरकार थी, हम मुख्यमंत्री थे, और ऐसा लोकायुक्त था जिसमें कि मुख्यमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, अधिकारी भी सम्मिलित थे। कोई भी कुछ गुनहगार होगा तो सजा पाएगा, शिकंजों के अंदर होगा। आज भी मैं कहता हूं कि सरकार आते ही 100 दिन के अंदर सशक्त लोकायुक्त बनेगा, और उसमें जो भी घोटाले होंगे, जो भी भ्रष्टाचार हुआ होगा अब तक, उन सबको लेते हुए और जो उसके अंतर्गत आएगा उसकी जांच और कार्रवाई और वो सजा पाएगा। 11 मार्च को क्या होगा इसका सिर्फ आकलन लगाया जा रहा है, कयास और किस्से सुनाए जा रहे हैं। मगर इन किस्सों कयासों के बीच सरकार बनने के बाद किसका क्या एजेंडा होगा, उसको लेकर अब बीजेपी ने अपना स्टैंड शायद साफ कर दिया है। 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति। देखिए, पहले भी एक लोकायुक्त
बना था जब हमारी सरकार थी, कभी मुख्यमंत्री थे, और ऐसा लोकायुक्त था जिसमें कि मुख्यमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, अधिकारी भी सम्मिलित थे। कोई भी कुछ गुनहगार होगा तो सजा पाएगा, शिकंजों के अंदर होगा। आज भी मैं कहता हूं कि सरकार आते ही 100 दिन के अंदर सशक्त लोकायुक्त बनेगा और उसमें जो भी घोटाले होंगे, जो भी भ्रष्टाचार हुआ होगा अब तक, उन सबको लेते हुए और जो उसके अंतर्गत आएगा उसकी जांच और कार्रवाई और सजा पाएगा। जी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नए नए राष्ट्रीय सचिव बने तीरथ का दावा है कि राज्य में सरकार बनाने के 100 दिन के भीतर बीजेपी सरकार में लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी। वैसे उत्तराखंड की सियासत के लिए लोकायुक्त का किस्सा नया नहीं है। जरा याद करें 2011 का वक्त, जब खंडूड़ी सरकार लोकायुक्त कानून लेकर आई। बीजेपी ने 2012 के चुनाव में इसे ही सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। राजनीतिक लिहाज से बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। वो बात अलग कि वो सरकार नहीं बना पाई, मगर अब 5 साल के सूखे के बाद बीजेपी की उम्मीदों का कमल खिल रहा है और उसका दावा है कि 11 मार्च के बाद जब पूरी तरह से पहाड़ पर कमल खिल जाएगा तो वो अपने पुराने एजेंडे यानी लोकायुक्त की नियुक्ति पर अमल करेगी और 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। वैसे तीरथ के इस बयान का समर्थन खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी कर रहे हैं। अच्छा बयान है, लोकायुक्त की नियुक्ति तो हम तुरंत करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो सर्च कमेटी लोकायुक्त की बनाई और जो सेलेक्ट कमेटी लोकायुक्त की बनाई, सेलेक्ट कमेटी के बाद सर्च कमेटी में जिन लोगों पर गंभीर आरोप थे वो सर्च करने वाले थे। जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने उसको रोका। सरकार अगर ईमानदार होती तो लोकायुक्त के मामले में सरकार सीधे सीधे नई सर्च कमेटी का गठन कर सकती थी। चूंकि सरकार की नियत में खोट था, लोकायुक्त बनाना ही नहीं चाहती थी, इस नाते से सरकार ने लोकायुक्त की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि 3 बार महामहिम राज्यपाल जी के वहां से फाइल लौट के आई। जब भी हमारी सरकार बनेगी हम इन सारी बातों की समीक्षा करेंगे और जिन फाइलों पर मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रीगण अवैध रूप से हस्ताक्षर कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार समीक्षा करेगी और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं है कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर 2012 के बाद बनी कांग्रेस की सरकार और उसके मुखियाओं ने कोई कदम नहीं उठाया। दरअसल कदम तो उठाया, मगर नतीजा 5 साल में ठाक के 3 बात ही रहा। खैर ये अलग बात कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बहुगुणा और हरदा के प्रयास कितने ईमानदारी वाले रहे। मगर बात आज उस नई सरकार की जिसको लेकर बीजेपी अपनी वापसी का दावा कर रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी अपने अधूरे काम को पूरा करेगी? कोई भी घोटाला जो भी लोकायुक्त के सामने आएगा उन सब पे कार्रवाई होते हुए उसकी जांच और उस पे जो कुछ भी होना है सजा और जेल के शिकंजों में होना, वो कोई भी हो। कैमरा पर्सन सुमित डबराल के साथ पवन दीक्षित, जैन टीवी, देहरादून। यानी भाजपा अपना एजेंडा साफ कर रही है, सरकार बनते ही 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर अब सियासी बहस छिड़ गई है और इस बहस में इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से इस वक्त हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ चेहरे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा साहब जुड़े हुए हैं और बीजेपी की शख्सियत के पास हम रुक करें, लेकिन उससे पहले टम्टा जी के पास ही हम रुक कर लेते हैं। टम्टा जी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। सर धन्यवाद। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। बीजेपी की ओर से आपको बता दें कि हमारे साथ बलराज पासी साहब जुड़ेंगे, लेकिन पहले प्रदीप टम्टा जी आपसे सवाल मेरा ये, भाजपा कह रही है कि आप नहीं कर पाए, हम करेंगे, 100 दिन के भीतर करके दिखाएंगे, लोकायुक्त की नियुक्ति होगी सरकार बनते ही। आपकी प्रतिक्रिया? 3 साल होने जा रहे हैं देश में। ये मोदी के चरणों की वंदना करने वाले लोगों से वो पूछना चाहता हूँ कि 3 साल हो जाएंगे, मैं अभी तक देश में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जिस देश का प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल की बात करने वाले लोगों ने 15 साल तक लोकायुक्त अपने राज्य नहीं बनाया है और जिस मोदी की ये चरण वंदना करते हुए उस मोदी कह रहे हैं उसने 3 सालों में लोकायुक्त लोकपाल की देश के अंदर नियुक्ति नहीं की, तो आज हमसे कह रहे हैं कि हम आते ही 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। ये अपना खुद आचरण देख लें। यानी आप ये कह रहे हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए, मैं इस बात पर, और हमारी सरकार ने पूरी तरह से लोकायुक्त के नियुक्ति के प्रस्ताव भी राज्यपाल के पास भेजे थे। जो फाइल भेजी थी वो वापिस आई थी कुछ सवालों के साथ टमटा जी। नहीं, जो फाइल आपने भेजी थी हमने की थी उस फाइलों को सरकार को भी, तो उसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है ना। नहीं, सरकार की गलती नहीं है, लेकिन जिस सर्च कमेटी का जिक्र यहां पर हो रहा है, मैं उस विषय पर इसलिए बाद में आना चाहूंगा क्योंकि दर्शकों को पता चलना चाहिए कि आखिरकार सरकार ने क्या कदम उठाए थे। एक मिनट सर, एक मिनट लाइन पे रहेगा। बलराज पासी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से, पूर्व सांसद। पासी साहब बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में आपका। पासी साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अच्छा से बंद बना दे। पासी साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। टमटा साहब, हाँ 2012 यही मुद्दा था भाजपा का, और कहते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस उसी आधार पर, उसी मुद्दे के आधार पर आपको 5 साल लग गए। मैं भाजपा के इसी उस पर कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ ना, जिस मोदी को चेहरे को लेकर के इन्होंने उत्तराखंड में राज्य में अपना चेहरा बनाया, उस मोदी साहब से 3 साल होने जा रहे हैं। इस देश को क्या कहते हैं, लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाए लोग का, जबकि पूरे देश से इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। पर और इस समय जबकि उत्तराखंड राज्य सरकार, ठीक टमटा जी, 1 मिनट। पासी साहब दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। पासी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? पासी साहब 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति, टमटा साहब कह रहे हैं कि मोदी जी से कहिए कि 3 साल हो गए सत्ता में, वहां क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, यहां आप लोग झूठे दावे कर रहे हैं और बातें करते हैं। अब टमटा साहब जी की अपनी सोच है। उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार बेबाकी से चला है हरीश रावत जी के समय में, चाहे वो खनन हो, चाहे वो नियुक्तियां हो, अधिकारियों से वसूली हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से वसूली हो, जिस तरीके से चला है वो उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। हमारे लिए उद्देश्य केवल लोकायुक्त बनाए या जो भी बनाए, हम उद्देश्य हमारा ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार पनपने नहीं देंगे। ये जो उत्तराखंड हमने देखा था, नहीं भ्रष्टाचार पनपने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार के साथ जुड़ जाएंगे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। जो आरोप कल तक जिनके ऊपर आपने लगाए वो आरोपी आपके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं दोषी की बात नहीं कर रहा, मैं आरोप की बात कर रहा हूं। ये आरोप आप लोगों के थे। हमने आरोप लगाए थे तो हमने हाउस में खड़े होकर कहा था इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तो क्या सत्ता में आने के बाद सीबीआई जांच होगी जो आरोप आप लोगों ने लगाए? सीबीआई से जांच इन्होंने नहीं कराई, इन्होंने आंतरिक रूप से अपनी जांच। सरकार आपकी होगी, सिफारिश आप करेंगे? सरकार आपकी होगी पासी साहब, सिफारिश आप करेंगे? पासी साहब मैंने कहा कि सरकार आपकी होगी तो सिफारिश तो आप ही करेंगे उन आरोपों को लेकर। निश्चित रूप से आरोप होंगे तो जांच होगी, जांच से तो नहीं बन सकता। गंभीरता के साथ जांच होगी, और जो आज तक इन्होंने किया इसी भी गंभीरता के साथ जांच होगी, उसको भी नहीं सकता। आरोप लगाया तो आरोप उन्होंने उसकी जांच तो नहीं कराई, और अगर कराई है तो इंटरनल जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट दे लोगों को। ये आज इनके बोलने का क्या फायदा भाई? ठीक, 1 मिनट पासी साहब, 1 मिनट। टमटा जी क्या सिर्फ ये कहना कि इन्होंने नहीं किया, इनसे पूछिए हम नहीं कर पाए, ये सवाल नहीं है कि 5 साल हमने क्या किया। हमने तो वो कानून को लेकर यहां पर हम जो है बैठे रहे, जो कानून जो है राष्ट्रपति से पास तक हो गया। सवाल ये खड़ा होता है। नहीं, सवाल ये है, एक तो पासी जी की बात है भाई, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को सजाने की बात करते हैं कि इन्होंने सीबीआई को नहीं दिया था। जिन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज वो सब पासी जी बुरा नहीं मानेंगे, सब उनके पोस्टर बॉय हैं। नहीं, पासी जी क्यों बुरा मानेंगे कि उनके पोस्टर बॉय हैं? वो तो हो ही गए पोस्टर बॉय। लेकिन सवाल यहाँ पर पोस्टर बॉय का नहीं है ना सर, सवाल ये है कि नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई 5 साल के भीतर। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी हमने, लोकायुक्त को निकालने वाली की प्रक्रिया के तहत जो कानूनी प्रोविजन के हिसाब से महामहिम के पास पासी साहब, अगर अब महामहिम ने उस प्रस्ताव पर जिन आधार पर अड़चन लगाई वो महामहिम जाने, लेकिन सरकार के लिए तो कोई पासी साहब ये कह रहे हैं तो हम तो करने वाले थे। सर्च कमेटी जब बैठी उसके दरमियान जब नामों को फाइनल होने की बात आई, पहले आप लोगों ने जो है उस नाम को लेकर सहमति जताई और फिर एकाएक जो है कदम पीछे खींच लिए, जिसको लेकर मामला अटक गया। नहीं तो हम तो कर देते, हमारी प्राथमिकता में गैरसैंण भी है और लोकायुक्त भी है।
देखिए बहानेबाजी से क्या चलने वाला है। 11 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर जो 2.5 साल में करना चाहिए था, इनकी सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, ये नहीं दिया। अब ये जनता से पूरे वायदे हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जब थे तब तुमने क्या किया? जब तुम नहीं कर पाए तो जनता इस पर क्यों विश्वास करे? विश्वास हो चुके हैं। 11 तारीख को ये सरकार बनेगी उत्तराखंड में। पाजी साहब, भाजपा का हाँ कुछ कह रहे हैं टमटा जी आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए लोकपाल की प्रक्रिया में जब राज्यपाल के पास फाइल जाती है तो सबसे पहले अपोजिशन के लीडर की भी सहमति होती है। सबको सहमति के पास चले जाते हैं, आप अपनी सहमति दे देते हैं। सर, जिन नामों को लेकर आपत्ति थी राज्यपाल ने, उन्हीं नामों को लेकर तो आप लोगों से उस आपत्ति के बारे में पूछा था। आखिर ये क्या मॉरल है? क्या जिस प्रक्रिया के आप हिस्से रहे हैं और उसी के बाद फिर महामहिम के जाकर के साथ गड़बड़ हो रही है। तो ये पूरे अगर लोकायुक्त की उत्तराखंड नियुक्ति में कोई अड़ंगम है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो कैसे हो सकता है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, हम करना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने अड़ंगा डाल दिया। टमटा जी एक मिनट 4 दिन पहले आप लोगों ने जो है वो समय सीमा खत्म की थी, जो समय सीमा का निर्धारित किया गया था कि इस भीतर जो है आपको लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है। क्या मैं सही हूं पाजी साहब? टमटा जी हाँ, हेलो। मैं ये कह रहा हूं कि 4 दिन पहले आप लोगों ने उस समय सीमा को खत्म किया नहीं किया जिस समय सीमा के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी? देखिए, हमने लोकायुक्त की नियुक्ति की कानून के तहत जो भी सारी प्रक्रियाएं थी उन सबको निश्चित रूप से फॉलो करके महामहिम के पास भेजा और इस प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका रही है ना। जब सब कुछ होने के बाद आप फिर और जब एक बार नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम फाइनल में महामहिम के पास जाती है, भाजपा उसी पर सवाल उठा देती है। ठीक, तो ये सवाल है कानून में। यानी आप लोगों की नीयत साफ थी, भाजपा ने नहीं करने दिया, और जबकि भाजपा के एजेंडे पर सबसे पहला काम उसका वही दिखाई दे रहा है, 100 दिन के भीतर लोकायुक्त नियुक्ति। एक मिनट पाजी साहब, 3 साल से हम भी देख रहे हैं, हम भी 3 साल से पार्लियामेंट में देख रहे हैं कि आज तक हमारा। सर, वहां पे फिर एक अलग मुद्दा हो जाएगा। अन्ना बैठते हैं आंदोलन पर, आवाज उठाते हैं, आपकी कांग्रेस पूरी की पूरी जो है वो अन्ना के आंदोलन को खत्म करने के लिए सीधे तौर पर कहती है कि जन लोकपाल हम लेकर आएंगे, हम उसके लिए सर्च कमेटी बिठाएंगे, फिर उनके साथ कानून बनाने के लिए आप लोग तैयार हो जाते हैं। तो पहली बार हुआ था ना देश के अंदर। नहीं, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड के संदर्भ में कि उत्तराखंड में तो मोदी चेहरा था ना इनका। नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। आपने 60 सालों का जिक्र किया तो यह करना भी बहुत जरूरी होगा कि हमने कांग्रेस का वक्त भी देखा है पार्लियामेंट के भीतर, वहां पर फिर दिल्ली और फिर उसका आकलन तो फिर दूसरे नजरिए से होगा। लोकपाल के बिल को हमारे जमाने में तो पास हुआ है, वो सारी सर वो कैसे हुआ वो हमने देखा ना सर, और जो राज्यसभा पहुंचा उसके बाद क्या हुआ आज भी सवाल बना हुआ है। एक मिनट पासी साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पासी साहब मुझे इतना बता दीजिए कि भाजपा का एजेंडा लोकायुक्त है या गैरसैंण भी है? पासी साहब, आप लोगों का एजेंडा लोकायुक्त है या गैरसैंण भी है? पासी साहब मैं इतना पूछ रहा हूं कि आप लोगों का मुद्दा लोकायुक्त है या फिर गैरसैंण भी है? भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है कि पासी साहब से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन टमटा साहब फाइनल स्टेटमेंट आपका। किंतु परंतु की स्थिति, ये कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे लोकायुक्त बनाएंगे, अगर आप लोग सत्ता में आएंगे आप करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोकायुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमने ही लोकपाल बिल का कानून हमने बनाया है, हम लोकायुक्त को भी कटिबद्ध है। सरकार बनती, हमारी सरकार बन रही है और हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टमटा जी, देखते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं, 11 मार्च के बाद की स्थिति पर फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रदीप टमटा हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ साथ बलराज पासी साहब जुड़े हुए थे। पासी साहब से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन उनका कहना यह है कि जो वादा और दावा हमने किया है सत्ता बनाते ही पूरा होगा, लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, जो आरोप हमने लगाए उन आरोपों की जांच भी होगी। लेकिन सवाल यह कि किन आरोपों की जांच, जिन आरोप का जिक्र अब भाजपा कर रही है, दरअसल उन आरोपों की कहानी कुछ अलग भी है। यहां आप देखते हैं कि दरअसल इस दावे को लेकर कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, अब उस पर भी गौर फरमाते हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में दिया था, जैसे उन्होंने यहाँ दिल्ली में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिया,
उसी तरह से देंगे। वो पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, उल्टी उल्टी बातें जो है वो करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनके पास कहने के लिए करने के लिए कुछ है नहीं, और अब उनको ये लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो उनका चेहरा मोहरा आप लोग दिखाते रहे हैं, इसलिए वो नई नई बातें कर रहे हैं। वैसे तो लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बहस कब नहीं छिड़ी, इस बार भी वही हो रहा है जो होता आया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नए नवेले राष्ट्रीय सचिव बने तीरथ सिंह रावत ने सत्ता में आते ही 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति की बात कहकर भविष्य में होने वाली बहस को अभी से जन्म दे दिया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकायुक्त का मुद्दा उत्तराखंड बीजेपी नेताओं के लिए हमेशा से ही बड़ा हथियार रहा है, जिसका इस्तेमाल उसने वक्त वक्त पर कांग्रेस सरकार पर किया है। यानी कि ये कांग्रेस की कमजोर नब्ज कल भी थी और आज भी है। तो लोकायुक्त के बारे में बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया। उनकी भी सरकार थी तब भी उन्होंने नहीं कहा, खंडूरी जी थे तभी भी नहीं हो पाया। तो अगर होता है तो अच्छी बात है, लोकायुक्त लागू करें तो क्या दिक्कत है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पर लेकिन पहले सरकार तो आए। इन्होंने, इनके बड़े नेताओं ने तो कई चीजें घोषणा की थी। 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे, कश्मीर में युद्ध विराम कर देंगे, 370 खत्म कर देंगे। ये तो बताते पहले 2014 में जितने भी वायदे किए थे उनमें कोई एक वायदा भी पूरा करने का काम इन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, और उत्तराखंड की महान जनता इनके चाल चरित्र को समझ चुकी है। उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्या किया, अब उनकी सरकार आ कहाँ रही है, कहाँ से लोकायुक्त दे देंगे। कांग्रेस की सरकार आ रही है और हम जो है अविलंब लोकायुक्त का गठन कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि अब ये जो तमाम चीजें बीजेपी को अब विपक्ष में बैठने की तैयारी करनी चाहिए और ईमानदारी से उसका फर्ज निभाना चाहिए। जो करना है, जो कराना है, वो हरीश रावत जी के नेतृत्व में पिछले 2.5-3 साल से शुरू हो गया, अनवरत वो चलता रहेगा। और आने वाले 5 सालों के लिए सरकार ने कांग्रेस को मैंडेट दे दिया है, भाजपा वाले ख्याली पुलाव न पाए। लोकायुक्त के मुद्दे को लेकर भविष्य की सरकार क्या कदम उठाएगी, ये वक्त की बात है, मगर सच तो यह है कि गुजरे हुए कल से हमने क्या सीख ली है। हो सकता है ये सवाल हमारे सियासतदानों को कुछ कड़वा जरूर लगे, मगर हकीकत यह है कि लोकायुक्त सियासी मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक उम्मीद है, जिस पर सियासत किसी भी सूरत पर जायज नहीं है। कैमरा पर्सन सुमित डबराल के साथ पवन दीक्षित, जैन टीवी, देहरादून। यानी सीधे तौर पर कहें तो लोकायुक्त के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अभी यहां पर ऐसी स्थिति में है जहां वो भाजपा का ना तो खुलकर समर्थन कर सकती है इस बयान का, ना ही विरोध। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि लोकायुक्त क्या भाजपा के एजेंडे पर आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पर तीरथ और अजय भट्ट इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी सरकार बनते ही। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की ओर से ललित जोशी जुड़े हुए हैं। ललित साहब, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। नमस्कार, थैंक यू सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। जोशी जी, बीजेपी अपना एजेंडा साफ कर रही है, सरकार बनते ही वो काम जो आप लोगों ने नहीं किया वो कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे 100 दिन के भीतर। चलिए मैं इनको 2 फेज में जवाब देता हूँ। पहला तो यह है कि मुंगेरी लाल के असीम सपने हैं कि इनकी सरकार बनने जा रही है, और दूसरा मैं आपसे देखिए लोकायुक्त की बात कहता हूँ कि जो कर्नाटक का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कर्नाटक में क्या स्थिति बनी जब वहां पर वो, मैं उनका श्रीमान जो वहां के जो माननीय मुख्यमंत्री थे पूर्व, उनके समय पर क्या स्थिति बनी खनन और उसके मामले को लेकर करके। मतलब इनके जितने स्टेट जिसमें ये रूल कर रहे हैं उनमें कितनों में लोकायुक्त और कितनों में क्या स्थिति है। लोकायुक्त तो या फिर क्या नाम कहते हैं, आपकी जो राजनीति का जो स्तर है जिसको ये सुधारने की सो कॉल्ड बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात उसके पीछे यह है कि कम से कम इनके मन के अंदर कोई ईमानदारी तो हो। इनके पूरे सारे राज्यों में सारे जो कई बड़े लीडर्स हैं वो अलग अलग घोटालों में फंसे हैं। नोटबंदी में इनके एक एमपी महोदय अपनी बेटी की शादी 500 करोड़ में करते हैं। तो ये देखिए 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये वो बात करने जा रहे हैं कि साहब ये कोई बड़ा, जैसे कि बहुत बड़ा नया मुद्दा उठाने जा रहे हैं। मैंने आपको 2 फेजेस में जवाब दिया। पहले तो इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि ये सरकार में आ रहे हैं, दूसरा ये लोकायुक्त की कांग्रेस की बातों से जोशी साहब ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो लोकायुक्त के समर्थन में है ही नहीं नियुक्ति को लेकर?
जिसको लेकर वो खुलकर समर्थन नहीं कर रहे? नहीं भाई साहब, हम बिल्कुल देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर किसी भी तरीके से भ्रष्ट आचरणों में लिप्त हो तो उसके प्रति कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं, कांग्रेस के सचिव होने के नाते भी कहता हूँ। नहीं, परंतु उसके अंदर ईमानदारी जांच होनी चाहिए। मेरा सवाल सीधा सिर्फ सपाट इतना है, क्या आप लोकायुक्त की नियुक्ति के समर्थन में है या फिर नहीं? सर, मैं लोकायुक्त की नियुक्ति का समर्थन तो करता हूँ, लेकिन इनके यहाँ जितने भ्रष्ट पहुंचे हैं कांग्रेस से पहले उनके बारे में इनकी राय प्रस्तुत कीजिए ना, तब मुझे अच्छा लगेगा। सर, मसला लोकायुक्त की नियुक्ति का है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे का है, जिसको लेकर आप लोग कहते रहे कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। समय सीमा को उससे पहले ही जो है वो समय सीमा खत्म कर दी जाती है। और दूसरी तरफ सवाल ये खड़ा होता है कि राज्यपाल जब फाइल वापस लौटाते हैं तब उसको लेकर कांग्रेस सरकार कितना संजीदा थी। सवाल ये भी खड़े होते हैं, और सवाल उस वक्त भी खड़े होते हैं जब बौगड़ा शासनकाल था, तब उस वक्त फाइल राज्यपाल से राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होकर आ गई तो आप लोगों को पता तक नहीं चला। सवाल यहां पर संवेदनशीलता पर खड़े होते हैं। देखिए भाई साहब, देखिए मैं एक कांग्रेस का सचिव हूं, मैं साफ कह रहा हूं कि प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति कौन कितना ईमानदार है, पहले ये अपनी गिरबान में झांके। पैसे दे करके हमारे यहाँ से विधायक ढोरों की तरह हाँक करके ले 5 साल आपको लग गए, ये 100 दिन के भीतर की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये कहना चाहिए ना कि करके दिखाइएगा अगर सत्ता में आते हैं तो। 100 दिन के भीतर तो भाई साहब ये विदेशों से काला धन भी लाने वाले थे, क्या बात कर रहे हैं आप इनकी? एक मिनट जोशी साहब, एक मिनट ऋषिकेश से प्रेमचंद अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की ओर से, पार्टी के विधायक भी हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि 100 दिन सरकार बनते ही 100 दिन के भीतर जो है लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक। कांग्रेस ही कह रहे हैं ठीक वैसे ही होगा जैसे 100 दिन के भीतर काला धन आप लोग लाने वाले थे। देखिए, कांग्रेस ही क्या कहते हैं तो कांग्रेस वाले जाने, क्योंकि कांग्रेस का सारा जो हिसाब किताब है वो तो जनता ने कैद कर दिया मशीनों में। अब ये कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना बेकार बोल रहे हैं, कितना खराब बोल रहे हैं, इनका कोई बात का औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक हमारा कहना है कि हमारे जब पहले सरकार माननीय खंडूरी जी लोकायुक्त लाए थे, और पूरे देश के अंदर पहला ऐसा उत्तराखंड राज्य था जहाँ पे लोकायुक्त को लेके और उस समय के जो समाज सेवी और इसकी मुहिम चला रहे अन्ना हजारे साहब ने भी इसकी तारीफ की थी। और कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसे पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि लगातार हम लोग दबाव बनाते रहे, क्योंकि मैं तो विधानसभा में था, विधायक था, लगातार हम इस विषय पर आवाज उठाते रहे। लेकिन कांग्रेस की सरकार की भ्रष्टाचार इसका प्राय बन चुकी है, कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की प्राय है, इसलिए इनको इससे कोई मतलब नहीं है। और आज यदि माना हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती है 100 दिन में हम यदि लोकायुक्त लाते हैं, तो इनको तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। क्या कहा जोशी जी आपने? मैं कह रहा हूँ इनकी सरकार आ कब रही है। अच्छा, तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं वो भी मुंगेरी लाल के सीन सपने हैं, तो 11 तारीख तक का इंतजार कर लेते हैं ना, उससे पहले। नहीं, आप बिल्कुल, अब तो हम कर लेते हैं इंतजार। मैं इस बात को लेकर कह रहा हूं, एक मिनट जोशी साहब, दरअसल सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि मसला यहां देरी का भी है। जब जो प्रक्रिया शुरू हुई उस प्रक्रिया में 5 साल गुजर जाते हैं, और तब भी जो हम पहले राज्य हुआ करते थे इस विषय को लेकर, आज हम यहां पर जो है एक उदाहरण पेश नहीं कर पाए, और 5 सालों के भीतर हम नामों को लेकर उलझते हुए दिखाई दिए। नहीं, मैं आपका प्रश्न जो लोकायुक्त के बारे में है उसमें मैं दोबारा वही बात अपनी रिपीट करूंगा कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, परंतु उसके लोकायुक्त तो मैं तो कहता हूँ उस चीज की भी जांच करे जो मैं कह रहा हूँ ना, ढोरों की तरह हमारे यहाँ से विधायक हाँक के ले गए पैसों के बल पर, ये उस चीज की भी जांच होनी चाहिए। जोशी जी, बीजेपी नेता कह रहे हैं, आप दोबारा सुनना चाहेंगे? अग्रवाल साहब से मैं दोबारा बुलवा देता हूं, क्योंकि अभी पासी साहब जुड़े थे, उन्होंने कहा था हम सीबीआई जांच की भी मांग कर लेंगे। अग्रवाल साहब, आप लोग सत्ता में आ रहे हैं ना? सत्ता में नहीं आ रहे हैं, बहुत पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। हाँ, मतलब सत्ता में आ रहे हैं ना सर? आप लोग में भी यही कहते थे आप। एक मिनट जोशी साहब, एक मिनट 31-32 वो छोड़िए ना, मैं इतना कह रहा हूं अग्रवाल साहब, मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? जी मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप लोग जब सत्ता में आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, मैं आपके सवाल का इंतजार करूंगा, आप चाहे जितना भी वक्त ले लें। जब आप लोग सत्ता में आएंगे, जो आप लोगों ने सदन के भीतर आरोप लगाए हैं, मैं आरोप की बात कर रहा हूं, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, सदन के भीतर जो आप लोगों ने आरोप लगाए हैं लोकायुक्त की नियुक्ति और साथ ही साथ उन मसलों को लेकर जो आरोप लगाए हैं,
क्या उनकी सीबीआई जांच की मांग करेंगे आप लोग? मांग नहीं, सिफारिश, 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 माफ करिएगा, सिफारिश। ऐसा है, हमारा मानना ये है कि भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा हो, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा सिफारिश करेंगे, सत्ता में आएंगे, सीबीआई जांच की सिफारिश तो करेंगे आप लोग। मैं तिलक जी आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, यदि उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई की जांच। सीधा जवाब, जांच होनी चाहिए, ठीक है। आप बोलिए हम सत्ता में आएंगे, सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे, 100 दिन के भीतर करके दिखाएंगे, तब माने हम। देखिए ऐसा है, पहली बात आप सुन लीजिए, जांच तो येदियुरप्पा हमारा मानना ये एक मिनट जोशी जी, मेरे एक मिनट, मैंने कहा कि पूरा पक्ष दूंगा अग्रवाल साहब को इस सवाल के जवाब का। अग्रवाल साहब, मैं बहुत संयम के साथ सुनना चाह रहा हूं, जितना वक्त चाहिए आप इस सवाल का जवाब देने के लिए, आप खुले हैं, स्वतंत्र है, दीजिए सर, मैं आराम से सुनूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए, उसमें किसी भी व्यक्ति ने, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, यदि उसमें भ्रष्टाचार में वो दोषी है या आरोप लगे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस, जैसे मैंने भी आपसे पहले कहा कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार। आप चाहे केंद्र में बैठी 10 साल की कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार देख लीजिए, या इस 5 साल का यहाँ पे कांग्रेस का शासनकाल में भ्रष्टाचार देख लीजिए। और आज जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने चुनाव में वोट मांगे हैं। हमने कहा कि भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए वोट दीजिए। तो उस मुद्दे को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी बनी कांग्रेस के खिलाफ जिस जनता ने हमें जनादेश, यानी आप अग्रवाल साहब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, मैंने सर संयम में सुना, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आती है तो हम उन मसलों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे जिन मसलों को लेकर हमने सदन के भीतर आरोप लगाए, चाहे वो जितने भी घोटाले क्यों ना हो। हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा या पाया ये थ्योरी के खिलाफ जांच होगी, निश्चित जांच होगी। अग्रवाल साहब, ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही मुझे। सिफारिश करनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि 100 दिन के भीतर हम लोकायुक्त की नियुक्ति करके दिखाएंगे ठोक बजाकर, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे ठोक बजाकर, जिन्होंने यहां पर घोटाले किए हैं, जिनके ऊपर हमने आरोप लगाए हैं, क्यों नहीं कहते आप लोग? तिलक जी, लोकायुक्त का मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का पहला मुद्दा है। लोकायुक्त तो ये 5 साल क्यों ना लाई सरकार जिसने भ्रष्टाचार किया, और हम कहते रहे लोकायुक्त लाइए, क्यों दबा के रखा? राष्ट्रपति जी के आने के बाद, यहाँ राज्यपाल के आने के बाद क्यों दबा के रखा? ये कांग्रेस की सरकार तो कभी चाहती नहीं है कि यहाँ पे लोकायुक्त आए, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। नहीं मिला जवाब। जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ। फाइनल स्टेटमेंट जोशी जी आपसे अब मेरा। जी बोलिए। ऐसा क्यों महसूस हुआ इन पूरे 5 सालों के भीतर, या मैं ये कहूं कि 3 सालों के भीतर, जहां सरकार का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ गैरसैंण था और लोकायुक्त की नियुक्ति वो भूल जाती है, ना वो काम पूरा हो पाता है ना दूसरा काम पूरा हो पाता है, क्यों ऐसा लगता है? नहीं, देखिए भाई साहब, जो गैरसैंण का मुद्दा है वो एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और संवेदनशील मुद्दा ये भी है सर, मैं उन भावनाओं का हमेशा सम्मान करता हूं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारी भावनाएं पूरे उत्तराखंड के जो पर्वतीय समाज से लेकर के जो हमारा नीचे जो समाज रहता है, उस सबकी ये भावनाएं थी कि गैरसैंण जो है उत्तराखंड की राजधानी हिमालय की जो तलहटी है वहां पर जाकर के बसे। लेकिन जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 3 साल तक इन्होंने इस राज्य में सरकार को काम तक नहीं करने दिया। रोज कुछ ना कुछ ड्रामे कर कभी किसी विधायक को तोड़, कभी किसी विधायक को तोड़। इन्होंने राज्य के हमको बजट भी दिया, जितने हमारे विधायक थे उनको ये हाँक के लेकर गए, पैसों के बल पर हाँक के ले गए। ये भ्रष्टाचार की बात अगर करेंगे तो 24 जी बनने चल रहे हैं ना, ये 26 जी बन करके आएंगे। ये इनको खुद जितने 12-15 लेकर के गए ना, ये सबके सब ऐसे भ्रष्टाचार में सबसे पहले लिप्त आएंगे। लेकिन ये वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे, अग्रवाल साहब ने 2 बार बोल दिया। अरे साहब, सिफारिश तो ये सबसे पहले येदियुरप्पा की करें, उसके बाद ये सिफारिश उस चीज की करें, जांच की कैसे 9,990 करोड़ रुपए लेकर करके विजय माल्या देश से फरार हो गया इन्हीं की नाक के नीचे। सर अब मैं फिर दूसरे उसमें मुद्दे में भटक रहे हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये मैं चाहता हूँ, ये सही नहीं बताएंगे, जवाब नहीं देंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, वो अगर किसी भी तरीके से मुलव्विस है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पास पूरी लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, हम तो मानते हैं लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए।
सरकार अपने स्तर पे आने पर इस बात का फैसला लेगी। हमारी सरकार आने वाली है, हमारी सरकार इस बात का फैसला लेगी कि किसी भी 5 साल आचरण करने वाले किसी व्यक्तियों को समय सीमा 5 साल निर्धारित की जाती है, टर्म्स एंड कंडीशन 5 साल। नहीं देखिए, क्यों अग्रवाल साहब जी मैंने कहा कि कह रहे कि हमारी सरकार आ रही है और प्राथमिकता पर होगा, मैंने कहा कि पूरे 5 साल समय सीमा, 5 साल टर्म्स एंड कंडीशन। 5 साल क्या करेंगे? पहली बात तो इनकी सरकार नहीं आ रही है, पहले 5 साल इन्होंने किया नहीं, 5 साल कौन देगा इनको? हाँ। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जो इन्होंने कुशासन किया, जो जनता के बीच में इन्होंने जिस प्रकार से आज वहाँ पूरे उत्तराखंड का पूरी तरह से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इन्होंने कलंकित करने का काम किया, तो अब ये क्या 5 साल इनको देगी जनता? क्यों देगी इनको? अग्रवाल साहब चलते चलते वही सवाल, सीबीआई जांच करवाएंगे ना सत्ता में आएंगे तो? भाई साहब हम हर चीज की जांच कराएंगे, कोई चीज बचेगी नहीं, कोई गलत काम, कोई भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, कोई भी दोषी, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोकायुक्त की लड़ाई है, जिस लड़ाई को आप देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आइए जरा इतिहास को भी समझे। दरअसल ये मुद्दा, इसकी गहराई को समझना होगा और फिर आप समझेंगे कि आखिरकार ये विवाद क्यों है, किस वजह से है और क्यों अब तक ये विवाद ही बना हुआ है। देखिए जरा। लोकायुक्त की चयन समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं कि लोकायुक्त के नाम की लंबी प्रक्रिया चली। आखिरकार सिलेक्शन कमेटी और सर्च कमेटी ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज JCS रावत का नाम फाइनल करके राज्यपाल को फाइल भेजी, मगर इससे पहले कि लोकायुक्त के नाम पर मोहर लग पाती, बीती 1 जुलाई को लोकायुक्त के चयन को लेकर शिकायतें आने का सिलसिला शुरू हो गया और ये साफ हो गया कि मामला अब खटाई में पड़ने जा रहा है। आरोप लगाया गया था कि जिस सर्च कमेटी ने लोकायुक्त के लिए जस्टिस रावत का नाम फाइनल किया है, उसमें एक सदस्य हाईकोर्ट के पूर्व जज भंवर सिंह का नाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजियाबाद में हुए 7 करोड़ के PF घोटाले में उन पर भी आंच आई थी। बाद में बात भी सामने आई कि इस मामले को लेकर CBI ने जस्टिस रावत से पूछताछ भी की थी। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि राजभवन को आपत्ति थी क्या और उसने कौन कौन से सवाल शासन से इस फाइल को लौटाते हुए पूछे। राजभवन ने पूछा कि PF घोटाले में CBI जांच की बात सामने आई है, क्या उसमें जांच खत्म हो चुकी है, संबंधित व्यक्ति को क्लीन चिट मिली है या फिर नहीं। साथ ही सवाल यह भी पूछा गया कि उसमें क्लीन चिट अगर मिली है तो कब, कहां और कैसे और किसने दी। इतना ही नहीं, लोकायुक्त के लिए भेजे गए नामों के इतिहास के बारे में और तमाम सवाल भी पूछे गए। लोकायुक्त की चयन समिति में मुख्यमंत्री, दरअसल यह विवाद था जो हाल ही में सामने आया था, लेकिन जो पूरी कहानी है, जहां से यह कहानी शुरू होती है, यह किस्सा शुरू होता है, यह विवाद शुरू होता है, यह विषय शुरू होता है, वो कहां से है इस रिपोर्ट में देखिए और फिर उसके बाद रुक करेंगे उत्तराखंड प्राइम के आज के दूसरे मुद्दे का, जहां पर आंकड़े हैं और अध्ययन की बात भी है। क्यों, वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमा लें। लोकायुक्त को लेकर कब कब क्या क्या हुआ। दरअसल ये दौर शुरू होता है उस वक्त जब देश के दूसरे राज्य लोकपाल कानून लागू करने में हिचक रहे थे। उस वक्त तत्कालीन बीजेपी सरकार के मुखिया भुवन चंद खंडूरी पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए ठोक बजाकर बकायदा लोकपाल बिल लाए थे, जिसे विधानसभा में पारित कर 3 नवंबर 2011 को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। याद होगा आपको, बकायदा खंडूरी के लोकपाल बिल की तारीफ खुद समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी की थी, मगर सूबे में सत्ता बदलते ही लोकपाल बिल ठंडे बस्ते में चला गया। बकायदा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पास भी लोकायुक्त बिल मंजूरी का इंतजार करता रहा। फिर 25 जुलाई 2012 को देश के 13वें राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी के सितंबर 2013 में इस लोकायुक्त बिल पर मोहर लगाने के बाद फाइल देवभूमि भी पहुंची, मगर पूरे 1.5 महीने तक नौकरशाही लोकायुक्त बिल पर कुंडली मारे बैठी रही। यही नहीं,
पुराने लोकायुक्त कानून के मुताबिक ही सूबे में उप लोकायुक्त की नियुक्ति तक कर डाली गई, जबकि पुराने लोकायुक्त कानून में उप लोकायुक्त का कोई पद था ही नहीं। बकायदा उप लोकायुक्त का शपथ ग्रहण समारोह की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी, मगर राजभवन के हस्तक्षेप के बाद इसे टाल दिया गया था। याद होगा आपको कि बहुगुणा सरकार ने बीती 21 जनवरी 2014 को विधानसभा में पारित उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2014 सदन में लेकर आई और 26 फरवरी 2014 को लोकायुक्त ने अधिनियम की शक्ल ली। लोकायुक्त को लेकर लड़ाई कोई नई बात नहीं है। खंडूरी से लेकर बहुगुणा शासन काल तक ये लड़ाई चलती रही। आखिरकार खंडूरी के लोकायुक्त को हटाकर बहुगुणा ने एक नया लोकायुक्त कानून लाया, लेकिन उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। देखते ही देखते मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बहुगुणा की विदाई हुई और हरीश ने कमान संभाल ली। अब केंद्र में सरकार यूपीए की नहीं बल्कि एनडीए की है। वैसे याद होगा आपको जब जी हाँ, आंकड़े भी है, आकलन भी है और उसका अध्ययन भी। ये बेहद दिलचस्प बात, जिन आंकड़ों को लेकर कल तक बीजेपी और कांग्रेस उस गणित को सुलझा रहे थे कि आखिरकार ये आंकड़े कहते क्या हैं। दरअसल आप कह लीजिए कि एग्जाम में बैठे विद्यार्थियों के सामने पेपर ही गलत आ गया। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस दोबारा से उसी आकलन को करने में लगे हैं जिसके जरिए वो सत्ता बनाने का सपना देख रहे हैं। यानी कि छात्र एग्जाम में पेपर लेकर बैठा है, उसके सामने पेपर चीटी गलत आ गई। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस दोबारा मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े कह क्या रहे हैं, वो भी तब जहां कल तक बीजेपी ये दावा कर रही थी कि ये मतदान प्रतिशत जो कि बड़ा है वो पूरे तौर पर संकेत है कि ये सरकार के खिलाफ है। अब आंकड़ा जब सामने आया तो वो 2012 से कम इस बार वोटिंग हुई। तो ये आंकड़ा कहता क्या है? अब सवाल ये खड़ा होता है। आइए जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाते हैं और फिर उसके बाद इन आंकड़ों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के फाइनल आंकड़े सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड मतदान के दावे की पोल खुल गई है। हकीकत यह है कि अब की बार मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 70% तक पहुंचना तो दूर, पिछली बार यानी कि 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत से भी 1.58% कम रहा। अभी तक कल तक जो था वो था कि भारी मतदान हुआ। भारी मतदान अभी तक लगता था कि वो कांग्रेस उसके परिवर्तन के पक्ष में। परिवर्तन का मतलब ये होता सरकार कांग्रेस की सरकार जाने, बीजेपी की सरकार आने की उम्मीद की जा रही थी। वही दावे कर रहे थे। लोग तो लड्डू भी बांट गए थे बीजेपी के लोग। लेकिन अब ऐसा लगता है अगर वास्तव में मोदी जी का इतना बड़ा लहर होती या अमित शाह की इतनी बड़ी लहर होती तो वो दिख जाता। कई ऐसे भी 7 ऐसे पोलिंग स्टेशन रहे हैं जहाँ कोई शून्य हो रहा है। कई ऐसे भी है पोलिंग स्टेशन रहे हैं जहाँ 10% भी मतदान नहीं हुआ। तो ज्यादातर अच्छा दूसरी बात यह है कि जहाँ अमित शाह गए हैं वहाँ आपका बहुत कम मतदान हुआ। यही नहीं कि बीजेपी नहीं किया हुआ, जहाँ आपके राहुल गांधी गए अल्मोड़ा वो भी गए थे, वहाँ बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो आप ये समझिए कि परिवर्तन सत्ता में तो जो भी होगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार भी हंग की तरह त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं। राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तराखंड में साक्षरता दर 78% से अधिक है। तो ऐसे में आप इस बात से अनुमान ये नहीं लगा सकते कि मतदान की संख्या यदि कम हुई है तो मतदाताओं का रुझान नहीं है। मैं तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि मतदाता के सामने अगर 4 प्रत्याशी खड़े हैं और वो चारों को ही नकारना चाहता है और वो इतना ऊब चुका है कि वो नाटो वाला बटन भी नहीं दबाना चाहता और मतदान केंद्र तक जाना भी उसने उचित नहीं समझा। राज्य की कुल 70 में से 69 विधानसभा सीटों पर बीती 15 फरवरी को मतदान हुआ था।
मतदान खत्म होने के बाद जारी आंकड़ों में कहा गया था कि इस बार राज्य में रिकॉर्ड मतदान लगभग 70% हुआ है। हालांकि निर्वाचन आयोग के इन दावों को लेकर लगातार संशय जताया जा रहा था। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मतदान के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इस बार के चुनाव में कुल 48,70,889 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से कुल 24,49,844 महिलाएं, 24,21,019 पुरुष और 16 थर्ड जेंडर मतदाता सम्मिलित हैं। 2012 की तुलना में मतदान प्रतिशत 67.22 की तुलना में घटकर 65.64% पर आया है। यानी साफ है कि इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा 1.58% मतदान कम हुआ है। एक तो जो परिवर्तन की बात हो रही थी, जो सबको लग रहा था कि 70% से अधिक मतदान हो गया है। अरे परिवर्तन किस बात का परिवर्तन? वही घिसे पीटे चेहरे हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी में गए, बीजेपी वाले कांग्रेस में गए। लेकिन इतना जरूर है कि जो चुनाव नतीजे इसके आएंगे वो तो 11 को आएंगे, लेकिन मतदान के जो असली आंकड़े अब आए हैं उससे कई लोगों की हवाइयां जरूर उड़ गई हैं। उसमें चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, तो उसमें उनकी बेचैनी तो निश्चित रूप से बढ़ गई है। ये बात ठीक है कि एक मतदान की संख्या यदि अधिक होती है तो वो सरकार के विरुद्ध मतदान होता है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पे दो प्रमुख दलों की है, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, और उसमें किसी भी दल की जो पृष्ठभूमि है राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ऐसी स्वच्छ नहीं है जिससे कि मतदाता बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक बारी में अपना मन बनाकर ये कह दे कि मैंने इस दल को या उस दल को चुनना है। दोनों जगह मतदाता थोड़ा कंफ्यूज्ड है और अलग अलग स्थानों पर जो बीच में ये प्रत्याशियों का दल बदल हुआ उसको लेकर भी मतदाता बहुत भ्रमित था। तो उससे मतदान की जो संख्या में जो कमी आई है वो उस बात को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती कि ये सरकार के पक्ष में है या विरोध में है। सरकार चुनने के लिए मतदाताओं ने जो अपना मन बनाया और जो उन्होंने अपना निर्णय दिया है वो एक बहुत अभूतपूर्व निर्णय होगा इस बार। आयोग के लिए खुशी की बात ये हो सकती है कि वर्ष 2012 में 42,19,925 की तुलना में कुल मतदाताओं की जो संख्या है उसमें 65,954 की वृद्धि हुई है। यदि 2007 के आंकड़ों से तुलना करें तो 10 सालों में कुल 13,27,899 से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। साल 2007-2012 के आंकड़ों में कर्णप्रयाग विधानसभा के आंकड़े भी सम्मिलित हैं। 2017 में कुल 69.34% महिलाएं और 62.28% पुरुष मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। साल 2007 में मतदाता सूची में कुल मतदाता 59,85,302, साल 2012 में 62,77,956 मतदाता और साल 2017 में 74,20,710 69 विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को दर्ज किया गया है। उत्तराखंड डेस्क, जय न्यूज। तो यानी ये आंकड़े आपने देखे जिसका अध्ययन अब दोबारा से शुरू हो चुका है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस इस बात को समझा रही है कि आखिरकार यह मतदान उनके समर्थन में हुआ है, ना कि खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की ओर से सुरेश जोशी साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पृथ्वीराज चौहान साहब जुड़े हुए हैं। पहले जोशी जी आपके पास रुक कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में आपका। जी नमस्कार। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, सुंदर। जोशी जी एक बात जानना चाह रहा था मैं आपसे कि कल तक जो बम्पर वोटिंग की बात की जा रही थी कि 70% के आसपास वोटिंग हुई है, तब बीजेपी नेता ठोक बजाकर बोल रहे थे कि ये तो सत्ता विरोधी है और मतदाता बाहर निकले हैं, संकेत बिल्कुल साफ है कि कमल खिलने वाला है। अब आंकड़ा जब सामने आया, ध्यान से सुनिएगा सर, 2012 के मुकाबले मतदान प्रतिशत 1.58% कम हुआ है, यानी कि 65.64%। अब आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए मतदान कम हुआ या ज्यादा हुआ क्योंकि 1% या आधा % का अंतर अभी दिखाया जा रहा है। जो 4 दिन पहले बताया जा रहा था कि वो ज्यादा है, आज बताया जा रहा है कम है। लेकिन मतदान से अलग अगर हम फील्ड की स्थिति का आकलन करें कि फील्ड में क्या हुआ और जनता का मूड क्या था, जनता का रुख क्या था, और उसके आधार पर हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि इस समय जो मतदाता जिसने मतदान किया है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। उसके एक नहीं कई कारण थे और उन कारणों में
अगर आप उसकी स्टडी करेंगे, उसका फीडबैक निकालेंगे, तो आप खुद पाएंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने जा रही है। मुझे समझा दीजिए सर, मेरा जो मैथमेटिक्स है, जो मैं गणित में बहुत कमजोर हूं, मुझे समझा दीजिए। नहीं, मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं। जो चुनाव में हम लोग जब पूरे प्रदेश में घूमे तो उसके मैं माहौल से आपको अवगत कराता हूं। पहला विषय तो क्या था कि जो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की आयु का युवा मतदान कर रहा था, तो उसका लगभग 80% मत भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। अच्छा। उसके पीछे भी कारण थे। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण ये था कि 5 साल पहले जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो घोषणा पत्र में उन्होंने युवाओं को रोजगार देना, नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं ना युवा वोटर आप लोगों के साथ था। मैं उसी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आगे आधार पर आगे बात करूंगा। एक मिनट, जरा पृथ्वी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पृथ्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। नमस्कार तिलक जी, धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? सब कृपा आप लोगों की। पृथ्वी जी, आप कुछ सांस में सांस आई होगी, कांग्रेसियों के आंकड़ा जो कहा जा रहा था कि 70% के आसपास पहुंच गया, अब 65% के आसपास ही है, जो कि पिछली बार के जो आंकड़े थे उससे भी कम है, 2012 से कम। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कांग्रेसी? नहीं, हम तो पहले भी तिलक जी यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार दोबारा से उत्तराखंड में आसीन होने जा रही है। अब जिस प्रकार के आकलन और कयास भारतीय जनता पार्टी वाले जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बैठी हुई और उनके तमाम मंत्री, तमाम नेता जिस प्रकार से रैलियां, जिस प्रकार से धन बल का दुरुपयोग करके उत्तराखंड में रैलियां की है, और आज जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री देश के और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनाप-शनाप भाषाओं का प्रयोग करके, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए। हम तो आज भी जो पहले कहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और आज भी कह रहे हैं नहीं, ये वोट प्रतिशत जो कम दिखाई दे रहा है, इससे कुछ तो राहत होगी ना, कि भाई पहले तो ये था कि ये सत्ता विरोधी वोट ना हो, कहीं हमें दिक्कत ना पड़ जाए। अब कम से कम ये तो राहत है ना कि अब हम फाइट में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इनको ये गलतफहमी ये थी तिलक जी कि हमारे बहुत सारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग उत्तराखंड में आए और उनकी वजह से जो है जिस प्रकार से वो भाषणबाजी, जुमलेबाजी, दुनिया भर के नाटक करते हैं, उससे लोग प्रभावित होकर वोट देंगे। इस प्रकार पृथ्वी जी, आपके राहुल गांधी भी तो गए थे अल्मोड़ा, वहां भी वोट प्रतिशत कम रहा। हमारे यहाँ देखिए, समझिए ना, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, पर उसके बावजूद तब भी वोट प्रतिशत वहां नहीं बढ़ा, वहां कम था। उत्तराखंड में चेहरा तो हरीश रावत जी थे, हम उस चेहरे के साथ गए हैं। ठीक है, एक मिनट पृथ्वी जी। जोशी जी, एक मिनट जोशी जी, जिस वक्त ये आंकड़े सामने आ रहे थे, तब उस वक्त भी हमने अध्ययन किया था, तब जब ये बात सामने आ रही थी कि 70% के आसपास वोटिंग हुई है, तब बीजेपी के एक बड़े नेता ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब उनसे मैंने सवाल पूछा, तब उन्होंने ये कहा कि तिलक जी आपको नहीं पता ये वोटिंग क्यों बढ़ी है। उन्होंने बताया कि तिलक जी इसलिए बढ़ी है वोटिंग क्योंकि मोदी जी ने वहां पे प्रचार किया है, अमित शाह जी ने प्रचार किया और वोटर बाहर निकला है। अब हम इसे क्या समझे? नहीं, देखो वोटर एक मिनट पृथ्वी जी, जरा जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मतदान कम हुआ है। मतदान का प्रतिशत बढ़ा है ना। अब ऐसा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम हुआ, तो उससे अगर आप पूरे प्रदेश का निकालोगे तो वो कम ज्यादा। पृथ्वी जी एक मिनट रुकेंगे आप? पृथ्वी जी एक मिनट रुकेंगे, जोशी जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए जोशी जी। जोशी जी तो नहीं, कहीं पर सर एक मिनट रुकिए ना प्लीज। जहाँ पर 2-3% पोल कम हुआ है, उससे जो 1.5 या 1.3 जो आप निकाल रहे हैं, तो वो अंतर कर रहा है। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज को लेकर के चुनाव का आकलन करेंगे तो इस समय जो है कि ये न्यायप्रिय इसलिए नहीं होगा। नहीं, मैं उस थ्योरी का जिक्र कर रहा हूं जो मुझे समझाई जा रही थी, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं जोशी साहब, जहां पे आपके बीजेपी नेता ये बता रहे थे कि मोदी आए हैं, अमित शाह आए हैं, इसलिए जो है वोटर बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए, मैं उस थ्योरी का जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, ये निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व प्रचार करता है और देश के प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं, उसका कहीं न कहीं किसी रूप में असर तो होता ही है। मतदाता के मन में उसका असर पड़ता है।
जब लाखों की संख्या में लोग जो है उनको सुनने के लिए और उनकी आइडियोलॉजी को उस प्रदेश में जो है कि स्थापित करने के लिए आते हैं, तो उसका फर्क भी पड़ता है इसको नहीं। लेकिन आज के दिन जो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, मैं जो मेरी बात आधी रह गई थी, मैं उसको जो है कि पूर्ण कर लूं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई जो वोटर का रुझान था, मैंने जैसे आपको बताया कि युवा वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उसी तरह से उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। इसका जो सैनिक है या पूर्व सैनिक है, उसका भी रुझान कहीं कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा या देश की बाह्य सुरक्षा को लेकर के, या जिस तरह से आर्मी में आज फैसले हो रहे हैं, जिस तरह से देश की सुरक्षा को लेकर हमारे लिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं जोशी साहब, को लेकर के लोग बीजेपी के साथ थे। जोशी साहब, मैं इसलिए टोक रहा हूं आपको यहां पर बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के आप दोनों नेता हैं, ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है कि कई पोलिंग बूथ पर 0% वोटिंग हुई है। इस बात को हमें समझना होगा। ये बात हमें समझनी होगी जोशी साहब, ये बहुत गंभीर विषय है। देखो सुनिए 0% मतदान होने के जो कारण है वो उस पोलिंग बूथ की परिस्थितियां हैं। कहीं पर लोगों ने किसी बात को लेकर के, विकास को लेकर के या किसी बात को लेकर के मतदान नहीं किया, तो उस पर कहीं न कहीं जो दोष माना जा रहा है वो वर्तमान की राज्य सरकार पर माना जा रहा है। ये फिर क्यों ना माने कि आप भी परिवर्तन का नारा दे रहे हैं, जनता आप पे भी भरोसा नहीं कर रही है। आप परिवर्तन का नारा दे रहे हैं, जनता आप पर भी भरोसा नहीं कर रही है, उसके पास अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। हम इसे ये क्यों ना मान लें? नहीं, जनता तो देखो जहां पर पोल नहीं हुआ है, 0 पोल हुआ है, वहाँ आक्रोश है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पृथ्वी जी? एक मिनट जोशी, एक मिनट पृथ्वी जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट जोशी जी। जनता इस टाइम पे चुनाव डाले। हाँ, क्या कहा पृथ्वी जी आपने? तो भारतीय, मैं कह रहा हूँ परिवर्तन तो पूरे देश में करनी, जनता पूरे देश में चुनाव करा ले मोदी जी, अपने आप पता लग जाएगा सब चीजें। काय को उत्तराखंड की इंतजार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की इंतजार कर रहे हैं, पूरे देश में चुनाव करा लीजिए, पता लग जाएगा सब चीजें। अच्छा, कुल मिलाकर ये आंकड़े आपको क्या लगते हैं चौहान साहब? क्या है ये आंकड़े, क्या कहते हैं आंकड़े? देखो तिलक जी, ये आंकड़े मैथमेटिक्स है, ये आंकड़े और ये सब चीजों पे विश्वास मेरा बहुत कम है। मेरा तो अब ईवीएम मशीन 11 तारीख को सब कुछ बता देगी, दूध का दूध, पानी का पानी। पृथ्वी जी, हमने अपनी पृथ्वी जी, पार्टी ने अपना, पृथ्वी जी, कांग्रेस सरकार के उसको लेके जनता के पृथ्वी जी कहने के साथ गए। पृथ्वी जी, जो आपके रणनीतिकार थे ना, पीके की टीम, उनसे पूछिए ये आंकड़े क्या कहते हैं। तिलक जी, एक बात देखो, आप आज भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में, एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, उस राज्य में प्रधानमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री चुनाव बना दिया। वो तो आप चाह रहे थे, वो तो कांग्रेस चाह रही थी, वो हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं कि आंकड़ों की जो गणित की बात आप कर रहे हैं, तो आपके रणनीतिकार जो रहे हैं इस चुनाव में, उनसे पूछिए ये आंकड़े क्या कहते हैं, वो बताएंगे आपको। छोटे से राज्य के छोटे से लोग हैं, और पर हमारा विजन क्लियर है। हम के साथ उत्तराखंड के चुनाव में गए। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट जोशी जी आपका इस विषय को लेकर। समय खत्म हो गया। नहीं, देखिए, इस स्टेटमेंट में सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ कि जो आशा और अपेक्षा हमारी उत्तराखंड की जनता से थी और जो मतदान का प्रतिशत हुआ वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और उत्तराखंड के जिन लोगों ने मतदान किया है उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आशा अपेक्षा करते हैं कि जो उद्देश्य को लेकर के आपने बीजेपी को मतदान किया है उसमें हम सफल होंगे, और आपकी आशा और उम्मीद को हम खरे उतरेंगे। चलिए जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जरा आंकड़ों की कहानी का जिक्र हम कर रहे हैं, तो कौन से जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ यह फाइनल बताया जा रहा है। देखिए जरा, चलिए अब आपको बताते हैं कि 13 जिलों की कहानी आंकड़ों की जुबानी है क्या। समझाते हैं कि आखिरकार कहां-कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ। चलिए हर जिले का हाल अब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात उत्तरकाशी जिले की करते हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में वोट प्रतिशत जो सामने आया है वो है 68.29 यानी कि 68। वही बात चमोली की करें तो चमोली में भी अच्छी खासी वोटिंग तो नहीं हुई, लेकिन मत प्रतिशत यहाँ पर एवरेज ही रहा 60.51 यानी कि 60.51% यहाँ पर मतदान हुआ। वहीं रुद्रप्रयाग के आंकड़ों पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। रुद्रप्रयाग में भी
61.46% वोटिंग हुई है। वहीं टिहरी में वोटिंग प्रतिशत कम रहा, जहां पर 55.40% वोटिंग हुई है। जबकि देहरादून जिले की बात की जाए तो देहरादून में आंकड़ा भी चौंकाने वाला ही रहा, जहां वोटिंग प्रतिशत 70 से पार की उम्मीद की जा रही थी, मगर यहां पर 63.45% ही वोटिंग हुई है। जबकि हरिद्वार के आंकड़े को देखें तो यहां संतुष्टि मिलती है। हरिद्वार की जनसंख्या के हिसाब से वोट प्रतिशत अच्छा खासा रहा। हरिद्वार में इस बार की वोटिंग 75.69% रही, यानी कि यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत अगर देखा जाए तो अनुमान के मुताबिक ठीक ठाक रहा। वहीं पौड़ी जिले की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग 54.95% रही, यानी कि 55% के आसपास। जबकि पिथौरागढ़ में ये आंकड़ा 61% के आसपास रहा, जहां वोटिंग हुई 60.58%। जबकि बागेश्वर जिले में ये वोटिंग 61.23% हुई। वहीं अल्मोड़ा की बात की जाए तो यहाँ वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा और आंकड़ा रहा 52.81%। जबकि चंपावत में ये वोटिंग 61.66% हो पाई। अब बात नैनीताल जिले की कर लेते हैं। नैनीताल जिले में अगर वोटिंग प्रतिशत पर गौर फरमाए तो यहाँ 66.77% वोटिंग हुई। जबकि उधम सिंह नगर में भी वोटिंग अच्छी खासी हुई, जहां पर 75.79% वोटरों ने वोट डाला। यानी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 65.64% वोटिंग हुई, जो कि अनुमान के मुताबिक 5% कम है। ऐसे में इस आंकड़े को देखकर अब हर कोई अपना गणित सुलझा रहा है कि आखिरकार ये आंकड़ा कहता क्या है। उत्तराखंड डेस्क, जैन टीवी। दरअसल इन आंकड़ों का जब अध्ययन किया गया तो एक बात बहुत अच्छी सामने आई। दरअसल यहां पुरुषों के हिसाब से महिलाओं ने ज्यादा घर से बाहर निकलकर वोट डाले। ये बहुत अच्छे संकेत इसे कहे जा सकते हैं। वो आंकड़े क्या थे और इस बार क्या यह मान लिया जाए कि आधी आबादी की हिस्सेदारी पूरी तरह से सरकार में होगी और वोट प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा वोटर महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने मत का अधिकार करती हुई दिखाई देगी। इस रिपोर्ट के साथ छोड़कर जा रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रतिशत घटा है तो किस मतदाता का घटा है? जब मैं आकलन कर रहा हूं तो जिसको कांग्रेस अपना कैडर मानती है, जिन मतदाताओं, जिन क्षेत्रों को अपना कैडर मानती है, जहां से अधिकांश वोट उनको पड़ते, तो वहां का मत प्रतिशत घटा हुआ है, बाकी का मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है। आखिर मत प्रतिशत घटा दिख रहा है, लेकिन कहां से घटा दिख रहा है ये भी तो आप देखिए। जहां से 80% मतदान होता था, 75% मतदान होता था कांग्रेस के पक्ष में, वहां 60% पर मतदान है, वहां 55% पर मतदान है। तो आप ये भी तो आकलन करेंगे। तो सिर्फ इससे कि मतदान प्रतिशत घटा है, ये इस पर कोई राय बनाना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। आपको देखना पड़ेगा और पूरा आकलन करना पड़ेगा आखिर किन क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत घटा है। ये भी देखने में, जैसे देहरादून के संदर्भ में कहूँ तो उसी दिन सहारनपुर, बिजनौर, इन क्षेत्रों में भी चुनाव थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों जगह मतदाता हैं, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर भी मतदाता, यहाँ पे मतदाता है। तो ऐसे भी लोग थे जो मतदान के दिन यहाँ आ जाते थे, यहाँ मतदान करके जाते थे, वो लोग नहीं आ पाए। तो मैंने उन पोलिंग बूथों पर देखा मतदान प्रतिशत गिरा हुआ है, ऐसे पोलिंग बूथों पर। तो ये आकलन थोड़ा बारीकी से करना पड़ेगा और इसमें देखना ही पड़ेगा कि मतदान प्रतिशत किसके कारण घटा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य का कुल मतदान प्रतिशत का गिरना बेहद चिंताजनक रहा, लेकिन महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करके अपने जागरूक होने का परिचय दिया। राज्य में कुल 65.64% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों की 62.28 और महिलाओं की 69.34% भागीदारी रही। यानी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 7.06% ज्यादा मतदान किया। साफ है कि इस बार सरकार तय करने में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। अगर सरकार की एंटी कंपेंसी है, अगर सरदार के खिलाफ अगर कहीं वोट कर पड़ा है, तो ये आपको पता लगता है कि आपकी सरकार ने कुछ काम गलत किए हैं। अब लगातार अगर सरकार अच्छे काम कर रही है, नए काम कर रही है,
तब भी वोट मिल रहा है। आपने नौजवानों के लिए काम किया, आपने महिलाओं को काम किया। अब जैसे महिलाओं का वोट बढ़ा है, तो महिलाओं का वोट तो भाई इसलिए बढ़ा है कि महिलाओं को बच्चे के पैदा होने से लेकर वृद्धावस्था तक जो पेंशन है हर तरह की हरीश रावत जी ने दी है। चाहे पेड़ से कोई महिला जंगल में पेड़ काटते हुए या पत्ते लाते हुए को गिर जाए, उसको भी वो पेंशन दे रहे थे। बच्चे जो बड़ी हो जाए और उसके बाद उसका जो है अन्नप्राशन हो तब उसे पैसे दे रहे थे, शादी होगी तब उसे पैसे दे रहे थे, 12वीं पास कर रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने तो सीधे सीधे जो वोट दिया है वो कांग्रेस सरकार को दिया। हरीश रावत के जो काम है उनको उन्होंने वोट किया है। तो इसलिए कहीं हमें दूर दूर तक कोई सुख सुबह नहीं है। कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बन रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो मतदान हुआ है वो मतदान हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो मतदान उसके लिए जनता ने दिया है। और जनता ये जानती है कि उत्तराखंड राज्य के विकास को कांग्रेस ने जिस मजबूती के साथ आगे भेजा है उसी विकास को और मजबूती मिले, इसीलिए उन्होंने जो कांग्रेस के हमारे जो विधायक लोग जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है और जो हमारे साथी लोग हैं उन लोगों पर विश्वास जताया, माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व के अंदर विश्वास जताया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में हमेशा ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव में कड़ा मुकाबला रहता है। 1-2% वोट जिसको ज्यादा मिलते हैं राज्य में उसकी सरकार बन जाती है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि इस बार प्रदेश में सरकार बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड में वर्तमान सरकार कांग्रेस के जिस तरह से उत्तराखंड का बदहाल किया, भय और भ्रष्टाचार ये उसने उत्तराखंड को दिया, विकास कार्य को अवरुद्ध किया, वह दोनों चीजें मैंने कहा कि जनता में मन में गिरे और उस तरह का एक वोट भारतीय जनता पार्टी को पक्ष किया। 3.25 लाख नौजवान जो नया मतदाता है और महिलाएं उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोट किया और भाजपा के और मोदी जी के पक्ष में किया। मैंने कहा ना कि राजनीति में बहुत सारी पंडिताइयां जो है धरी धराई रह गई। दिल्ली में केजरीवाल को बहुमत मिला, किसी ने नहीं कहा इस कदर मिलेगा, किसी ने नहीं कहा। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी बने, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा, कोई राजनीतिक पंडित नहीं बोल पाया था। तो आज मैं फिर जिस बात को बोल रहा हूं तो मैं व्यवहारिक आदमी हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह मैंने उसका एनालाइज किया है तो जो मत प्रतिशत घटा है ये उन क्षेत्रों में ज्यादा घटा है जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को वोट पड़ने की ज्यादा संभावनाएं थी। इसका बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। जो वोट परसेंटेज कम हुआ है वो इतना भी कम नहीं हुआ कि जिसमें कहीं को दिक्कत हो, और उस जो वोट परसेंटेज का नुकसान है वो कांग्रेस को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उसका वोट है वो पूरा पड़ा है और पार्टी हमारी भारी बहुमत से जीत रही है। कि कांग्रेस पहले भी अपने आप को हारा हुआ मान रही थी और अब भी हारा हुआ मान रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी बहुत कॉन्फिडेंट थी, आज भी बहुत कॉन्फिडेंट है। पहाड़ों से कई लोग चले जाते हैं और उस समय वोटिंग के समय पे वो लोग वहां मौजूद नहीं होते, इस कारण से कुछ वोट परसेंटेज भले ही घट सकता है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी मैजिक के साथ वोट करा है। जिलों के हिसाब से वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में कुल 68.29% मतदान हुआ है, जिसमें पुरुषों का मतदान 63.69 रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी 73.21 रही। चमोली जिले की बात करें तो चमोली जिले में कुल मतदान 60.51% रहा। यहाँ पुरुषों का मतदान 55.41% रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी 65.96%। वहीं रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले में कुल मतदान 61.46% रहा। यहाँ पुरुषों का मतदान प्रतिशत 52.61% रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी 70.25 रही। टिहरी जिले की बात करें तो यहाँ 55.40% मतदान हुआ और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 46.76%, जबकि महिलाओं की भागीदारी 64.62%। वहीं देहरादून जिले की बात करें तो देहरादून में 63.45% कुल मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान 61.21% रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी 65.93%। हरिद्वार जिले की बात करें तो हरिद्वार जिले में कुल मतदान 75.69% हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 75.32 रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 76.14 रही। वहीं पौड़ी जिले की बात करें तो पौड़ी जिले में 54.95% कुल मतदान हुआ। यहाँ पुरुषों का कुल मतदान प्रतिशत रहा 48.52,
जबकि महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वो रही 61.63। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो पिथौरागढ़ जिले में 60.58% कुल मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों के मतदान प्रतिशत की बात करें तो वो रही 56.64, जबकि महिलाओं की भागीदारी 64.52 रही। वहीं बागेश्वर जिले में कुल मतदान 61.23% रहा, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 52.53 रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी 70.18 रही। अल्मोड़ा जिले की बात करें तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत 52.81% रहा, जिसमें पुरुषों का मतदान 45.20 रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी 60.69% रही। वहीं चंपावत जिले की बात करें तो चंपावत जिले में 61.66% मतदान हुआ है, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 53.37 रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी 70.81%। वहीं नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल जिले में कुल मतदान 66.77% रहा, जिसमें पुरुषों का मतदान 64.96% रहा, और महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो यहाँ पर 68.80% रहा। वहीं उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है 75.79%, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.46% रहा, जबकि महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 77.30। उत्तराखंड डेस्क, जैन न्यूज।